Hello friends, welcome back to my channel. Our today's topic is income under head house property. Here chargeable section is section 22. Taxable income is annual value of house property. House property का जो annual value होगा वही होगा taxable income. Okay, house property के अंदर क्या क्या आएगा? Okay, 1 minute. House property में house property SSC का एक भी रह सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. Okay, then house property के अंदर क्या क्या आएगा? Building एंड लैंड एपर्टिनेंट देयर टू. लैंड एपर्टिनेंट देयर टू मतलब बिल्डिंग के साथ जो लैंड अटैच्ड है. ठीक है, अब लैंड अगर सराउंडेड बाय वॉल हुआ और रूफ है या ना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब रूफ हो भी सकता है और रूफ नहीं भी हो सकता. जैसे स्टेडियम, वहाँ पे रूफ नहीं होता है ना. ऐसा लैंड कब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लिया जाएगा? जब वो नॉन रेसिडेंशियल केस में हो. ओके, दिस टाइप ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इनकम अगर हुआ फ्रॉम वैकेंट लैंड देन दिस टाइप ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स. जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं इस टाइप ऑफ बिल्डिंग को. ओके, बिल्डिंग हमेशा परमानेंट स्ट्रक्चर एंड यूजफुल पर्पस से तैयार किया हो सकता, मतलब तैयार किया जाएगा. मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए. रेसिडेंशियल केस में हमेशा बिल्डिंग रहने लायक होना चाहिए और उसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर और यूजफुल पर्पस होना चाहिए. मतलब बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए बनाया गया है, मतलब एसएससी को रहने के लिए और लेट आउट करने के लिए, मतलब एक पर्पस रहना चाहिए बिल्डिंग का. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चार्जेबल होगा एसएससी के हाथ में, और वो एसएससी क्या होगा? बिल्डिंग का ओनर होगा. ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, ओनर प्रीवियस ईयर में रहना होगा. प्रीवियस ईयर में ओनर होना चाहिए. असेसमेंट ईयर में ओनर है या ना है मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब असेसमेंट ईयर में ओनर अगर नहीं रहेगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रीवियस ईयर में ओनर होना चाहिए. देन अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ हुआ देन दिस टाइप ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. ओके, अब यहाँ पे 3 कंडीशन है. सेक्शन 22 में 3 कंडीशन था. फर्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा हाउस आएगा अभी जो देखा हम लोगों ने. ओनर, ओनर कौन कौन सा है, मतलब ओनर की केस में क्या क्या कंडीशन है. एंड देन नॉट यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन और पार्टनरशिप फर्म. अगर ये सब काम में हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया तो दिस टाइप ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, नॉट इनकम इन इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी. ओके, अगर हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस, प्रोफेशन और पार्टनरशिप फर्म में यूज़ किया गया है तो उस दोस टाइप ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी. ठीक है, हियर बिल्डिंग मीन बिल्डिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा. जो बिल्डिंग सीमेंट और मिट्टी इससे बना है, और जो बिल्डिंग सोचो रहने के लिए यूज़ हो रहा है वो भी इन्वॉल्व होगा. जो बिल्डिंग फैक्ट्री केसेस में फैक्ट्री बिल्डिंग है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, या जो ऑफिस और शॉप्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओनर. ओनर के अंदर क्या क्या कंडीशंस है? लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर एंड डीम्ड ओनर. ठीक है, अब जो इनकम होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से वो हमेशा टैक्सेबल होगा. किसके हाथ में? ओनर के हाथ में. अगर अब ये ओनर को इनकम मिला है तब भी होगा, और अगर नहीं मिला तब भी ये टैक्सेबल होगा ओनर के ऊपर. ठीक है, अगर ओनर ने सोचो सबलेटिंग से कुछ इनकम किया. सबलेटिंग मतलब क्या है? सोचो ओनर का जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मिस्टर ए सोचो ओनर है, मिस्टर बी को वो बिल्डिंग लेट आउट कर दिया. ठीक है, अब मिस्टर बी उसको मिस्टर सी को लेट आउट कर दिया. अब मिस्टर बी को मतलब पैसा दे रहा है. अब मिस्टर सी को लेट आउट करके जो इनकम हो रहा है, यहाँ पे जो इनकम हो रहा है ये इनकम होगा, इसको बोलते सबलेटिंग. ठीक है, अब ऐसा अगर मिस्टर ए को कुछ मतलब सोचो मिस्टर बी, अगर मिस्टर ए ने बोला सोचो तुम अगर लेट आउट किए
प्रॉपर्टी को दोबारा, तो उसका जो 25% होगा उसी इनकम का तो मुझे देना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशंस रखा तो उस सबलेटिंग से जो इनकम होगा वो इनकम कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, उसमें कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सबलेटिंग से अगर कुछ इनकम हुआ वो नॉट टैक्सेबल होगा। ओके, और बिजनेस और अदर सोर्सेस ऐसा कुछ हेड में हो सकता है बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की जो पेपर्स है उसमें जिसका नाम होगा लीगल ओनर। ओके, बेनिफिशियल ओनर कौन है? हु एंजॉयज द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप थ्रू द प्रॉपर्टी टाइटल इज इन अनदर नेम। प्रॉपर्टी टाइटल किसी और के नाम पे है बट जो एंजॉय कर रहा है बेनिफिट्स को, मतलब सोचो लेट आउट किया हुआ एक बिल्डिंग है, उसको लेट आउट किया हुआ है एंड उसमें से जो इनकम हो रहा है वो मिल रहा है मिस्टर ए को, बट इस प्रॉपर्टी के असली लीगल ओनर है मिस्टर बी। सो यहाँ पे ए होगा बेनिफिशियल ओनर एंड बी होगा लीगल ओनर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर क्या क्या है? डीम्ड ओनर सेक्शन 27 के अंदर आता है एंड डीम्ड ओनर के केस में कौन कौन सा पॉइंट आता है? स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, where the house property transferred, where an individual who transfers otherwise than for adequate consideration any house property for his spouse or his minor children। मतलब सोचो एक घर है, वो लीगली ओनर था उसका मिस्टर ए। ओके, बट 1 लाख का घर मिस्टर ए इनकी वाइफ मिसेस बी को ट्रांसफ़र कर दिया 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में। और नहीं तो इनका सोचो, इनका जो माइनर चिल्ड्रन है मिस सी, इनको ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे मिस्टर ए 1 लाख रुपए का घर 10,000 रुपये में मिस्टर बी और नहीं तो मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे ये लोग डीम्ड ओनर होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर बी एंड मिस्टर सी डीम्ड ओनर होगा। अगर यहाँ पे डिवोर्स हो गया, सोचो ऐसा केस होता, अगर डिवोर्स हो गया है इस वजह से ट्रांसफ़र कर दिया है, देन मिस्टर बी और मिस्टर सी लीगल ओनर है। बट अगर सोचो डिवोर्स नहीं हुआ है, वो लोग रिलेशन में है या उन लोगों का मैरिज अभी तक स्टे है, देन मैरिज हुआ है अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, देन उस केस में क्या होगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को अगर ट्रांसफ़र कर दिया 1 लाख का घर 10,000 रुपये में, तो यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, तो इस केस में मिस्टर बी डीम्ड ओनर होगा एंड मिस्टर सी भी डीम्ड ओनर होगा। ठीक है, अगर 18 साल से ज़्यादा हो गया है मिस्टर सी यहाँ पे माइनर चाइल्ड था, अगर 18 साल से ज़्यादा हो गया उम्र तो ये लीगल ओनर हो जाएगा, डीम्ड ओनर नहीं होगा। और ठीक है, और अगर मैरिड डॉटर हुआ तो तब भी ये फॉलो नहीं होगा। मैरिड डॉटर हुआ तो तब भी मिस्टर सी लीगल ओनर होगा, डीम्ड ओनर नहीं। ठीक है, देन द होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल एस्टेट। इम्पार्शियल एस्टेट मीन्स एक सोचो एक घर है, हाँ यहाँ पे ना एक मंदिर है। ओके, अब यहाँ पे मिस्टर एक्स रहता है, मिस्टर वाई रहता है, ये लोग भाई भाई है, मिस्टर एक्स रहता है एंड मिस्टर वाई रहता है। ठीक है, अब बीच में जो मंदिर है ये इम्पार्शियल स्टेट है, मतलब इसको वो लोग अलग नहीं कर सकता है। तो इस मंदिर का जो एक आदमी है, सोचो जेड, मिस्टर जेड एक आदमी है मिस्टर जेड, वो इस मंदिर का ख्याल रखता है, मतलब सुबह उठ के दरवाज़ा खोलने से स्टार्ट करके रात में दरवाज़ा लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करने तक सब काम, मतलब इस मंदिर का सब कुछ मिस्टर जेड ख्याल रखता है। तो यहाँ पे मिस्टर जेड को डीम्ड ओनर माना जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा। यहाँ पे अगर कोई मेंबर है, कोई कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोच लो एक कंपनी है XYZ, यहाँ का एक मेंबर है मिस्टर राम। अब एक कंपनी मिस्टर राम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। अगर कोई कंपनी का मेंबर ऑफ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर सोचो अलॉटेड कर दिया या लीस्ट में दे दिया, देन मिस्टर राम कौन होगा? डीम्ड ओनर होगा, नॉट लीगल ओनर। ओके। A person who, then next point, a person who is allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act 1882। ये कहाँ पे आता है? सेक्शन 27(3)(a)। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सोचो मिस्टर ए ने, उनका एक प्रॉपर्टी था 2 लाख का, ठीक है। मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया। मिस्टर बी ने बोला ठीक है मैं ये 2 लाख का प्रॉपर्टी ले लूँगी, बट अभी मैं तुमको 50,000 दे रही हूँ, बाकी जो 1.5 लाख है वो मैं बाद में दे दूँगी, ठीक है। तो एक पेपर लिया वो लोग, यहाँ पे लिख लिया, चलो मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए ने उसका प्रॉपर्टी 2 लाख का प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेच दिया। अभी वो लोग 50,000, मिस्टर बी 50,000 दिया है मिस्टर ए को, एंड इस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लिया और 1.5 लाख रुपए कुछ दिन बाद दे देगा, ठीक है। अचानक से मिस्टर ए के पास और एक कॉन्ट्रैक्ट आया जो मिस्टर ए का ये प्रॉपर्टी को ये 10 लाख रुपए में लेना चाहता है। तो मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी को जाके बोला तुम चले जाओ मेरी प्रॉपर्टी से, मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को 10 लाख रुपए में दे दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ और डील नहीं करना, एक और पार्टी मिल गया है तो मैं उसको ही प्रॉपर्टी बेच दूंगी। तब मिस्टर बी कहाँ गया? लॉयर के पास। लॉयर के पास क्या? जो मैंने ये पेपर है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था और साइन भी किया हुआ था हम लोगों का, जो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैं खरीदने वाली थी, बट अभी आके मिस्टर ए बोल रहा है किसी और को प्रॉपर्टी बेच देगा। तो यहाँ पे लॉयर क्या बोलेगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुमने कुछ उस प्रॉपर्टी की पोजीशन की बदले में अगर तुमने कुछ दिया हुआ है, मतलब सोचो 2 लाख में बेचने वाले थे तो बी ने क्या दिया? 50,000 रुपये दिया और प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लिया। तो इस केस में मिस्टर ए और किसी को वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता तुमको छोड़ के। ओके, देन मिस्टर बी क्या हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर जब तक वो पूरा रुपए नहीं दे रहा है। अगर 1.5 लाख और बाकी जो 1.5 लाख रुपए है वो अगर दे दिया तो मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर हो जाएगा, और जब तक नहीं दे रहा है तब तक डीम्ड ओनर। ओके, देन नेक्स्ट, if a person takes a house on lease for a period of 12 years or more under section 269 UAF, अगर कोई पर्सन, सोचो एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी 13 साल के लिए लीज में लिया हुआ है, तो ये 12 साल से ज़्यादा है ना, ऑब्वियसली 12 साल से ज़्यादा है यहाँ पे। तो 13 साल के लिए लीज में लिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? मिस्टर एक्स क्या होगा? इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर। ओके, ही इज डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर सोचो मंथली डिसीजन होता, मतलब सोचो 11 मंथ्स करके एग्रीमेंट हुआ है, 11 मंथ्स करके एग्रीमेंट हुआ है, एक 11 मंथ्स जा रहा है, देन नेक्स्ट एग्रीमेंट, देन ओ वाला सोचो नेक्स्ट 11 मंथ्स गया, देन फिर से एक एग्रीमेंट। ऐसा अगर एग्रीमेंट हुआ तो डीम्ड ओनर नहीं होगा। एक बार में एग्रीमेंट होना चाहिए 13 साल का, एक ही एग्रीमेंट पेपर में, देन मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर माना जाएगा, क्योंकि
ओ एक ही एग्रीमेंट पेपर में लिखा है मिस्टर एक्स को वो हाउस प्रॉपर्टी दिया जा रहा है 13 साल के लिए, ठीक है। बार बार एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। मंथली बेसिस पे अगर हुआ तो मिस्टर एक्स कभी भी डीम्ड ओनर नहीं हो सकता। ओके, देन नेक्स्ट, इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। कौन कौन सा इनकम है जो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा? इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन में। अगर सोचो लेटिंग आउट किया हुआ है एन एम्प्लॉय को। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना हो के कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। कौन कौन से केसेस ऐसा है जहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन की हेड्स में टैक्सेबल होगा? अगर हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जाए कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एजेंसीज, नहीं तो कोई एंसिलरी यूनिट को। अगर हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए लेट आउट किया हो, नहीं तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होगा। अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस की केसेस में अगर काम में आए हाउस प्रॉपर्टी, देन द इनकम फ्रॉम दिस हाउस प्रॉपर्टी ऑलवेज टैक्सेबल इन इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, अब यहाँ पे क्लियर सी बात है, लेट आउट किया जाएगा कोई एम्प्लॉय को, नहीं तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी को, नहीं तो कोई एंसिलरी यूनिट को। एंसिलरी यूनिट मीन्स सोचो कोई एक सप्लायर्स है जो उस बिजनेस को 50% से ज़्यादा यूनिट, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिट विच सप्लाईज नॉट लेस दैन 50% टू पेरेंट यूनिट। ओके, सप्लायर्स है जो कंपनी को 50% से ज़्यादा यूनिट सप्लाई करता है, ऐसा कोई यूनिट कंपनी को, मतलब अगर लेट आउट किया जाए तो वहाँ पे होगा एंसिलरी यूनिट। तो ये सब बिजनेस रिलेटेड है, तो यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन रिलेटेड है। सो दिस टाइप ऑफ इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इन इनकम अंडर हेड हाउस अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस के लिए यूज़ हुआ, एसएससी ने बिजनेस के लिए यूज़ किया है, तो बिजनेस और प्रोफेशन यहाँ पे टैक्सेबल होगा। देन कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, मतलब एसएससी हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको खरीद रहा है, देन डेवलपिंग कर रहे हैं। सोचो एक ऐसा घर था, हाँ, ग्राउंड फ्लोर में जो ऐसा एक घर था, इसको एसएससी ने खरीद लिया, ठीक है। अब इसको बड़ा सा एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, बड़ा सा एक बिल्डिंग बनाया, देन इसको सेल कर दिया। यहाँ से जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे भी दो डिवीजन है। पहला तो जो सेल किया हुआ इनकम होगा उसका जो एनुअल वैल्यू होगा, बिल्डिंग का जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। एंड जो प्रॉफिट होगा सेल करके, जो प्रॉफिट होगा तो वो टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस है। फर्स्ट, अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप हो, मतलब कोई एक बिल्डिंग है, उसका ओनर कौन है ये लेके कोर्ट में केस चल रहा है, कौन है भाई ओनर, कोई ठीक नहीं है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, बट दोनों के बीच झमेला हो रहा है, इसलिए कोर्ट में केस चला गया, आप बोलो कौन है ओनर। तो जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं निकलता तब तक, अगर लेटिंग आउट हुआ है वो प्रॉपर्टी, तो जो रिसीव कर रहा है, लेटिंग आउट करके जो इनकम हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, हु रिसीव दिस इनकम्स, वो होगा ओनर। ओके, डीम्ड ओनर। अगर लेटिंग आउट नहीं किया हुआ है, देन जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसका बेनिफिट्स और पोजीशन लेके बैठा है, तो वो होगा ओनर, ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तब तक, ठीक है। देन अगर फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी हो, फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी हो, देन उसका जो एनुअल वैल्यू होगा और जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर एसएससी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, और अगर रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनआरआई का केस हुआ तो अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है देन टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया से बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया रिसीव हुआ है देन टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिट रेंट।
यहाँ पे जो पीजी हाउस है मतलब पेन गेस्ट जो लोग रहते हैं तो वहाँ से जो इनकम आता है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब जो रेंट रिसीव्ड हुआ है ऐसी कोई प्रॉपर्टी से वहाँ पे बिल्डिंग के साथ साथ अदर सर्विसेज भी दिया जा रहा है। अब वहाँ पे अगर इनकम को 2000 रुपये इनकम हुआ है और 1000 रुपये रहने के लिए, 1000 रुपये खाना पीना जो सब आप अदर सर्विसेज जो दिए थे उसके लिए, अगर ऐसा सेपरेशन पॉसिबल हुआ तो बिल्डिंग का इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एंड अदर सर्विसेज का इनकम पीजीईपी के अंदर। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं हुआ देन प्रायोरिटी देखा जाएगा। अगर आपका प्रायोरिटी है लेट आउट करना देन इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर प्रायोरिटी है बिजनेस करना देन इनकम पीजीईपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, सेम वे होटल में क्या है, सोचो होटल आप रहने के लिए दे रहे हो, उसके साथ साथ एसी भी है। अगर आप बोले हो आप अगर एसी लेना चाहते हो तो 500 रुपीज़ पर डे। ठीक है, पर डे 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। देन क्या होगा, देन अगर ऐसा हुआ, अगर सेपरेशन पॉसिबल हुआ तो होटल का जो इनकम है, सिर्फ होटल का जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं तो पीजीईपी कोई एक चीज़ के अंदर। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ सेपरेशन करना तो इसका आप पीजीईपी के अंदर भी टोटल इनकम दे सकते हैं, नहीं तो अदर सोर्स। कौन सा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है बिजनेस करना देन आप पीजीईपी के अंदर दे सकते हो। अगर सोचो बिजनेस नहीं है, होटल नहीं है, और अगर मतलब होटल नहीं है, किसी का घर है, ठीक है, किसी का हाउस प्रॉपर्टी है और वो एक दिन की मीटिंग के लिए और कोई रिसेप्शन है या शादी है इसलिए अपनी घर को किराए पे दे रहा है, वो घर के साथ उसका प्लांट मशीनरी मतलब फर्नीचर सब कुछ है। ठीक है, उस घर में या कोई ऑफिस वगैरह कुछ भी हो वो एक दिन के लिए किराए पे दे रहा है। अगर सोचो फर्नीचर जो सब है उसका सेपरेशन मतलब इनकम सेपरेट करना अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो पूरा इनकम चला जाएगा अदर सोर्सेज के लिए, क्योंकि वो ऑफिस किराए पे देना या आपका खुद का घर किराए पे देना आपका बिजनेस नहीं है। ओके, तो ऐसा इनकम चला जाएगा कहाँ, अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब आता है को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप क्या है, जहाँ पे कोई एक सोचो बिल्डिंग है, ठीक है, उसका ओनर 2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 और मोर हो सकता है 2 है और हो सकता है 2 से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा अगर कुछ केसेस हुआ तो वहाँ पे ऐसा ओनर को बोला जाएगा को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। ठीक है, कोई एक बस आज। ओके, आई होप क्लियर अप टू दिस। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर कुछ कहीं पर भी अगर डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट मी। ओके।